जय हिंद दोस्तों। आज समझिएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। देखिए, जो लोग नए नए शेयर मार्केट में आते हैं उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में अधिक ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस है क्या। हाँ, इक्विटी के बारे में उनको काफ़ी हद तक पता रहता है सभी को ही कि भाई इक्विटी में है क्या। आप नॉर्मली शेयर मार्केट में उतरे, आपने डीमैट अकाउंट खुलाया, आपने शेयर खरीदे, शेयर का भाव ऊपर गया तो आपने प्रॉफिट कमाया, नीचे गया तो आपने लॉस उठाया और आप बाहर निकल गए। नॉर्मल सा एक आप ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। ये दोनों चीज़ें जो है अलग है, दोनों ही जो है। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझने से पहले समझिए डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। डेरिवेटिव मार्केट जो है ना, ये फ्यूचर और ऑप्शन जो है दोनों ही डेरिवेटिव मार्केट के प्रोडक्ट हैं, एक तरीके से प्रोडक्ट हैं। और ऐसे फाइनेंशियल टूल हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इनका वैल्यू किसी दूसरी चीज़ से ही जो है ड्राइव किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि दूसरी चीज़ के हिसाब से इनका वैल्यू क्या होगा। देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। एक जैसे आपने जो आप नोट यूज़ करते हो, बैंक वाले नोट होते हैं ना, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का। ये सब नोट हैं जो इनकी वैल्यू खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू जो है सेंट्रल बैंक जो होता है वो डिसाइड करता है। हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ही इनकी वैल्यू डिसाइड करता है कि ये नोट 10 का है तो इसकी कीमत कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। क्योंकि उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। कैसे? अभी देखिए, जब 2016 में नोटबंदी हुई तो 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे। सरकार ने कहा था कि अब ये नोट लीगल टेंडर्ड नहीं रहेंगे, यानी कि उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद तो एक कागज़ का टुकड़ा ही रह गए। तो ऐसे ही जो है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन हाँ, यहाँ पर सिक्कों के मामले में ऐसा नहीं होता। सिक्कों के मामले में क्या होता है, सिक्के जो है जिस धातु के बने होते हैं, जिस भी मेटल के वो सिक्के बने हैं, वो कमोडिटी है, तो उसकी उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है डिसाइड की जाएगी, निर्धारित की जाएगी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, जिस भी धातु से वो सिक्का बना है। तो ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, ये इसमें 4 चीज़ होती है। तो फॉरवर्ड, स्वैप्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। तो आज हम इन चारों को ही समझेंगे, और इन चारों में जो है कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो बस इसके आगे लगा लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम इन चारों को ही जो है अलग अलग प्रॉपर समझेंगे कि क्या है, होते क्या है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या होता है, दो लोग जो है ना आपस में समझौता करते हैं, एक समझौता करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है फ्यूचर में। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, दो व्यक्ति आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में मान लिया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी, कि भाई 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इस डेट पे और इस वैल्यू पे हम जो है इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या बेचेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर में। ठीक है ना। ये किस लिए होता है कि अब कोई प्रोडक्ट है, उसका भाव ऊपर नीचे हो सकता है, उसका प्राइस जो है घट और बढ़ सकता है। तो खरीदने और बेचने वाले को इस प्राइस से के घटने बढ़ने से बचने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई किसान है, एक किसान है और वो जो है आलू उगाता है। ठीक है ना। किसान जो है आलू उगाता है, और मान लो कि उसकी जो आलू की फसल है वो लगभग रेडी हो चुकी है और 1 महीने बाद वो बाजार में बेचने के लिए तैयार होगी। ठीक है। अब किसान को लगता है, मान लो कि फिलहाल जो है प्रेजेंट में आलू की जो कीमत है ना वो 50 रुपये पर केजी है, 50 रुपये किलो है मान लो। तो अब किसान को क्या लगता है कि 50 रुपये से 1 महीने बाद जब वो बाजार में बेचने जाएगा तो 50 रुपये से भाव नीचे आ जाएगा। आलू का भाव जो होगा वो 50 रुपये से नीचे आ जाएगा। और वहीं पर कोई कंपनी है जो चिप्स बनाती है, उस चिप्स बनाने वाली कंपनी को क्या लगता है कि नहीं, आलू का भाव 50 रुपये नहीं रहेगा, 50 से ऊपर चला जाएगा, तो उसके लिए तो महंगा हो जाएगा ना एक तरीके से। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, कंपनी और किसान दोनों क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
कि भाई 1 महीने बाद इस डेट पे हम 50 रुपये kg पे ही जो है आलू खरीदेंगे। कंपनी कहेगी हम खरीदेंगे और किसान कहेगा मैं 50 पे ही बेचूंगा। ठीक है, अब किसान भी टेंशन फ्री है कि आलू का भाव नीचे जाए, वो तो 50 पे बेचेगा, और कंपनी को भी जो है फ़ायदा है कि भाई प्राइस बढ़ भी गया तो क्या, हमने तो 50 में लिया है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई मीडिएटर नहीं होता। जैसे एक्सचेंज होते हैं ना, नॉर्मली शेयर मार्केट में एक्सचेंज होते हैं NSE और BSE, वो मीडिएटर का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होता कि भाई जो दोनों का जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, उनके बीच में लेन देन करवा रहा है, निगरानी कर रहा है, ऐसा कोई नहीं होता। तो इनमें क्या होता है, मुकर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। या तो किसान मुकर जाएगा कि भाई अगर आलू का भाव ऊपर गया तो किसान कहेगा यार मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा 50 में बेच के, तो ज़्यादा में बोलेगा कि ज़्यादा ले ले, ज़्यादा पैसे दे दे, तो कंपनी बोलेगी कि नहीं 50 ले ले। और यहाँ पर क्या होता है, मुकरने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो किसान मुकर जाएगा या कंपनी मुकर जाएगी। और मीडिएटर ना होने की वजह से ही ये भी होता है कि इनमें बदलाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहेगा कि नहीं चलो भाई भाव बढ़ गया है तो आप इतना कर लो, आप इतना कर लो, ये रहता है इनमें। ठीक है ना, तो ये था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट समझिए। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि इसमें नॉर्मली किसी प्रोडक्ट का लेन देन नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपकी लाइबिलिटीज़ हो गया, आपके कैश हो गया, और आपके लाइबिलिटी मतलब देनदारी, जो आपकी देनदारी है वो, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ब्याज दर, इन सब चीज़ों का जो है इसमें एक्सचेंज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इनमें कोई एक्सचेंज नहीं होता इनके, मतलब जैसे हमारे शेयर मार्केट में NSE और BSE दो एक्सचेंज है ना, मीडिएटर है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता। और ये ओवर द काउंटर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओवर द काउंटर मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए मोबाइल से हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना दूसरे के अकाउंट में, तो उसमें मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है बैंक हमारा। तो बैंक जो है मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, अगर मैं सीधा किसी और को भेज दूँ अपना पैसा, किसी डायरेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को भेजूँ, तो ये क्या हुआ, ओवर द काउंटर। ये अधिकतर करेंसी वगैरह में अधिकतर किया जाता है। जैसे आप अब देखते होंगे क्रिप्टो करेंसी जो है आजकल चलती है, उसमें ऐसा होता है। तो ये ओवर द काउंटर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनको बोलते हैं स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट। इनको ना अधिकतर सरकारें जो है अलग अलग देशों की वो करती हैं। देखिए कैसे, अभी मान लीजिए कोई लोन लेता है इंडिया, ठीक है, अभी डॉलर का भाव जो है ना, डॉलर जो है लगभग 75 रुपये के आसपास चल रहा है आजकल। ठीक है, अब 75 रुपये के आसपास जब डॉलर चल रहा है तो कोई लोन लिया जाता है। ठीक है, कोई कंट्री लोन लेती है, और लोन लेने के बाद मान लीजिए अगर लोन चुकाने में साल 10 साल कुछ तो लगेगा ही टाइम, तो उतने टाइम में अगर डॉलर का भाव 75 से 80 85 या $100 हो गया, तो ये रुपये के बराबर है 75। अगर वो 100 के बराबर हो गया, तो अब देखिए 100 के हिसाब से चुकाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि भाई हम इतने ही रेट पे जो है, इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो है इंटरेस्ट वापस करेंगे, ऐसे लोन वापस करेंगे। तो ये जो है स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अधिकतर इनको सरकारें करती हैं। इससे बचने के लिए इनमें क्या होता है, एक तो ब्याज दरों का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक्सचेंज होता है, और आपके करेंसी हो गई, इनका एक्सचेंज होता है, लाइबिलिटी और आपका कैश, इनका जो है इसमें एक्सचेंज किया जाता है। तो ये हुआ स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी फॉरवर्ड समझ गए, स्वैप समझ गए, अब फ्यूचर और ऑप्शन जो हमारे मेन है इनको समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है। इसमें दो लोगों के बीच समझौता होता है, और दोनों ही लोग फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट को फ्यूचर में उसके प्रेजेंट वैल्यू, जो उसकी आज कीमत है, उस कीमत पर खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन बस फ़र्क क्या है, इसमें क्या था, कोई मीडिएटर नहीं था कंपनी के और किसान के बीच, कोई मीडिएटर नहीं था। लेकिन यहाँ फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक मीडिएटर होता है, नियामक संस्था होती है, मतलब जिस कंपनी के कुछ नियम होते हैं, ऐसी एक संस्था होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, और पूरे नियमों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अभी समझिए
कि फ्यूचर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होती है। फ्यूचर मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या किया जाता है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक उदाहरण लिया था, तो इसमें जैसे बताया था यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट को खरीदा बेचा जा रहा था, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदा बेचा जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये इन कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद बेच होती है, तो ये होती है फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग। अब देखिए कैसे होती है, बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से ही समझिए। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी, और एक कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है। तो बी जो है उसके पास XYZ कंपनी के शेयर्स हैं पहले से ही, कुछ भी XYZ कंपनी के उसके पास शेयर्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ए को क्या लगता है, ए को लगता है कि जो XYZ कंपनी है इसके शेयर्स जो है, इनका जो है वैल्यू जो है, इनका प्राइस जो है बढ़ेगा, फ्यूचर में इनका प्राइस बढ़ेगा। और मान लो 100 रुपये का इसका प्राइस है और इसको लग रहा है ये 150 हो जाएगा बढ़ के, ठीक है, इसको लग रहा है 150 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, और बी को लग रहा है कि 100 से नीचे भी जा सकता है शेयर का भाव, तो दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा जी, फ्यूचर में बी जो है ए को शेयर बेचेगा और ए जो है बी से शेयर खरीदेगा, कितने वैल्यू पे, 100 रुपये की वैल्यू पे, और डेट अपने आप दोनों फिक्स कर सकते हैं। तो उस डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ए के पास कॉन्ट्रैक्ट है और बी के पास शेयर्स हैं, तो जब ये डेट आएगी उस डेट पे ये ए क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको थमा देगा, और बी जो है इसको शेयर्स थमा देगा, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट देगा और बी इसको शेयर्स देगा। लेकिन इससे पहले जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसी वक्त जो ये ए है, इसको जो शेयर्स हैं इनकी कुछ वैल्यू, कुछ थोड़ी कीमत इसको पहले ही देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कि कुछ प्रीमियम होता है जो इसको पहले ही बी को देना पड़ेगा। अब जब ये डेट आएगी तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और ये इसको शेयर बेच देगा। लेकिन अगर इस प्रक्रिया के बीच अगर ए को लगता है कि इसका भाव 150 नहीं होगा और उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्या कर सकता है, इसमें एक फ़ायदा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी तीसरे व्यक्ति सी को बेच सकता है। तो इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ऐसी ही होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा बेचा जाता है। आज आप समझ रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा और बेचा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर फ्यूचर में खरीद बेच चलती है, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 3 महीनों के लिए किए जाते हैं। कैसे, एक तो अब जो महीना चल रहा है वो, उससे अगला महीना और उससे अगला महीना, 3 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। और हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है, लास्ट आखिरी गुरुवार, तो जो आखिरी गुरुवार होता है वो इसकी एक्सपायरी डेट होता है। उस जो महीने का लास्ट थर्सडे होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और इसमें जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रोडक्ट लिखा गया है, जिस भी प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाला बाध्यकारी होता है, उसको खरीदना या बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ और है, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिखेगा ना कि FUTURE फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे ये ना लिख के क्या लिखते हैं, FUT फुट लिखते हैं, ठीक है ना। अभी कोई पूछे कि भाई रिलायंस का पूछ रहा है कि रिलायंस की सितंबर की फुट बताओ, तो समझ जाएगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। या पूछता है कि रिलायंस की मार्च की फुट बताओ, तो क्या है, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये जो व्यक्ति है ए, ये डायरेक्ट शेयर क्यों नहीं खरीदता, ये फ्यूचर में क्यों खरीद रहा है। तो फ्यूचर में ही क्यों खरीद रहा है, इसका आंसर ये है
कि इसको फ्यूचर में खरीद के क्या फ़ायदा है। देखिए, अगर इसको डायरेक्ट शेयर खरीदना है तो इसको टोटल उतना पैसा चाहिए जितने के वो शेयर हैं। मान लीजिए 100 रुपये का भाव चल रहा है और 100 ही शेयर खरीदता है तो उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन मान लो उसके पास 10,000 रुपये नहीं है, तो इस वजह से वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसको सिर्फ कुछ पैसा देकर ही वो शेयर या वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है, और बाकी का जो पैसा होता है वो जो ब्रोकर होता है ना, जो भी उसका ब्रोकर है, वो ब्रोकर उसको 80 से 90% आपका उधार पे उपलब्ध कराएगा। और उधार पे उपलब्ध कराएगा तो इसको तो फ़ायदा ही है, क्योंकि इसको 80% 90% उधार मिल रहा है, इसको इसकी जेब से तो थोड़ा ही पैसा जा रहा है, तो इसलिए ये फ्यूचर में ख़रीदता है। दूसरी चीज़, जो ब्रोकर होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कस्टमर है, उनका क्लाइंट है, वो अट्रैक्ट हो, फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो। जिससे होता क्या है, अगर बहुत सारे क्लाइंट आएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, ब्रोकर को ये फ़ायदा होगा कि वो सर्विस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, बहुत सारे चार्ज लगाते हैं ना, उस चार्ज को लगा के ब्रोकरेज होती है, उससे वो पैसा कमाएंगे। तो इस वजह से ब्रोकर जो होता है इनको उपलब्ध कराता है क्या, उधार पे। दूसरा कारण है कि फ्यूचर में क्यों खरीदता है, दूसरा कारण ये है कि जो डायरेक्ट आप शेयर खरीदते हो, शेयर मार्केट से खरीदते और बेचते हो, और जो आपको प्रॉफिट होता है वो उस पर जो है आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर में जो आप शेयर खरीदते हो और उससे मुनाफा कमाते हो, जो आपको प्रॉफिट होगा, वो आपकी इनकम में शामिल होगा। और इनकम पे आदमी कैपिटल गेन थोड़ी देगा, इनकम पे वो क्या देगा, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स का आप सभी को पता है 5 लाख तक तो फ्री है, मतलब 5 लाख तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन एक फ़ायदा और है कि 6.5 लाख तक जो है आदमी टैक्स में छूट ले सकता है, इनकम टैक्स में। तो इस वजह से यहाँ पे आदमी, जो अधिकतर लोग क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अगली चीज़ आती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के 2 पार्ट हैं, तो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन। कॉल को हम CE से जो है प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, और पुट को PE से दिखाते हैं। अब कॉल और पुट में दोनों चीज़ें हैं, मतलब टोटल 4 चीज़ें हैं। क्या है, कॉल ऑप्शन को खरीदना, कॉल ऑप्शन को बेचना, पुट ऑप्शन को खरीदना और पुट ऑप्शन को बेचना। तो हम इन चारों को समझते हैं। देखिए, अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ गए तो समझिए आप कॉल और पुट भी बड़े आराम से समझ गए। ये फ्यूचर में क्या होता था, आदमी को बाध्यता होती थी कि जो भी स्टॉक है, जिस भी शेयर को उसमें जिक्र किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसको खरीदना या बेचना ही पड़ता था, वो उसके लिए बाध्यकारी होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, देखिए पहले तो समझिए कि इसको दिखाते कैसे हैं। अभी अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कैसे दिखाया जाता है, उसमें सबसे पहले तो कंपनी का नाम होता है। जैसे कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, कंपनी है XYZ, उसका नाम हो गया। फिर उसका जो वैलिडिटी है, जो भी उसका महीना है, 3 महीनों के लिए होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी महीना है, जैसे मान लीजिए मार्च का महीना चल रहा है तो MAR, कंपनी का नाम, वैलिडिटी और उसकी स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस भी वैल्यू पर, जिस भी प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस। वो स्ट्राइक प्राइस, और अगर कॉल है तो CE और पुट है तो यहाँ पर PE लिखा जाएगा। समझ रहे ना। अभी आपसे कोई पूछता है कि रिलायंस की मार्च की पुट बताओ, तो कैसे लिखेंगे, रिलायंस मार्च, और मान लीजिए 1200 1100 जो भी है वो लिखे, और PE पुट, और पूछता है कॉल तो CE कॉल। समझ गए ना, इतना होता है। अभी फ्यूचर में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने माल को खरीदने बेचने के लिए बाध्यकारी था व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉल ऑप्शन कब खरीदा जाता है, जब आदमी को लगता है कि भाई कंपनी के शेयर का जो दाम है वो बढ़ेगा, मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे, तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए वही मेरे को पहले शुरुआत में थोड़ा सा पैसा देना होगा। अब थोड़ा पैसा देके मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब जब उसकी वैलिडिटी की जो डेट आएगी कि भाई अब उसकी एक्सपायरी है तो बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को लगता है कि मेरा अनुमान गलत हो गया, मेरे को लग रहा था शेयर के दाम बढ़ेंगे लेकिन घट गए, तो मेरी मर्ज़ी है, मैं उसके लिए बाध्यकारी नहीं हूँ कि मैं उसको खरीदूँ ही।
यहाँ पे होगा क्या, जो मैंने उसमें शुरू में प्रीमियम दिया ना, वो प्रीमियम गंवाना पड़ेगा बस। ये नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, नुकसान कम होता है। और अगर मेरा अनुमान सही निकलता है कि शेयर के दाम बढ़ जाते हैं, तो मेरे को प्रॉफिट जो होता है ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में लोग जाते हैं। समझिए ना, कॉल ऑप्शन कब खरीदा जाता है, जब कंपनी के दाम बढ़ने की संभावना होती है फ्यूचर में। मेरे को लगता है कि कंपनी के दाम बढ़ जाएंगे तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और इसमें व्यक्ति बाध्यकारी भी नहीं होता है। इसमें व्यक्ति को छूट है कि वो चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। और यहीं पर कॉल ऑप्शन बेचा कब जाता है, जब कंपनी के शेयर के दाम गिरने की संभावना हो फ्यूचर में, तो कॉल ऑप्शन बेचा जाता है। और इसकी क्या खासियत है, इसमें जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है उसको शेयर भी बेचने पड़ेंगे। कब, एक्सपायरी पर। जब एक्सपायरी आती है कॉन्ट्रैक्ट की, उसको शेयर बेचने के लिए वो बाध्यकारी है यहाँ पर। अब समझिए पुट ऑप्शन क्या होता है। पुट ऑप्शन में होता है, ये कब खरीदा जाता है पुट ऑप्शन, जब मेरे को लगता है कि कंपनी के दाम जो है, कंपनी के शेयरों के दाम गिर जाएंगे। जैसे ये उदाहरण लेते हैं बी वाला। अब इसमें क्या होता है, बी के पास पहले से ही XYZ के शेयर पड़े हुए हैं और उसको लगता है कि इनका भाव 100 से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो ए से कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा। ए से क्या कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा कि भाई मैं वर्तमान जो प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है, शेयर का प्राइस है, उसी प्राइस पे आपको शेयर बेचूंगा फ्यूचर में। तो अब इसके अनुमान का मान लो उल्टा हो जाता है, 100 रुपये से नीचे तो नहीं आता, बढ़ जाता है। तो बी के पास क्या ऑप्शन है, अब बी जो है इसको पहले से ए को प्रीमियम भी देगा। किस चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट का। जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका प्रीमियम देगा। और शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, 100 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए 100 पे बेचेगा तो उसको तो नुकसान है। अब 100 से जब ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएगा और उसने जो ए को प्रीमियम दिया था उसका नुकसान लेगा। लेकिन यहीं पर 100 से ज़्यादा जब भाव बढ़ गया तो वहाँ से प्रॉफिट भी कमा लेगा। तो इस तरीके से जो है पुट ऑप्शन खरीदा जाता है, ट्रेडिंग होती है। और पुट ऑप्शन बेचा कब जाता है, जब लगता है कि कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे और यहाँ पर बेचने वाला बाध्यकारी होता है। लेकिन दोनों चीज़ समझ जाइए, कॉल और पुट में जो है खरीदने वाला बाध्यकारी नहीं होता, बेचने वाला बाध्यकारी होता है। किसके लिए, शेयर बेचने के लिए। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पहले बताया था उसमें तो खरीदने और बेचने दोनों के लिए बाध्यकारी होता है। कब, एक्सपायरी डेट पर। तो आई होप कि आप फ्यूचर ऑप्शन पूरी तरीके से समझ गए होंगे और कॉल और पुट क्या होती है, कब खरीदी जाती है, कब बेची जाती है, वो भी समझ गए होंगे। सारे डाउट जो है आपके मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और जल्दी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। देखिए अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और कॉन्स्टिट्यूशन की भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो भी देखिए। और हिस्ट्री पे भी जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, वो भी देखिए। जल्दी आपको दूसरी वीडियो में मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।